दोस्तों, तोते अक्सर शाकाहारी होते हैं, लेकिन क्या आपको तोतों की ऐसी प्रजाति के बारे में पता है जो मांस की भूखी होती है? या फिर आपको ये पता है कि रॉयल फैमिलीज की रानियां हजारों की भीड़ के सामने बच्चे को जन्म क्यों दिया करती थी? क्या आप जानते हैं कि रोमन लोग इंसान और जानवर के यूरिन को माउथ वॉश के रूप में क्यों इस्तेमाल करते थे? या फिर ये जानते हैं कि आपके उंगलियों पर लगा एक पेपर कट बाकी चोटों से ज्यादा दर्दनाक क्यों होता है? क्या आप किसी को प्यार करने से पहले उसकी परख करते हैं? दोस्तों, पुराने जमाने में जब साबुन नहीं हुआ करते थे तो राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे चमचमाते थे? जानेंगे इन सभी सवालों के चौंकाने वाले फैक्ट्स, सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 10, जिंदगी में प्यार कभी न कभी सभी करते हैं और साथ ही अगर मनचाहा मिल जाए तो प्यार अंधा हो जाता है। मगर दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो बुरा हो सकता है। कई लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सच्चा प्यार मिल गया, मगर ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, प्यार करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसा प्यार जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर दे वो प्यार नहीं होता। किसी से अंधा प्यार करना आपको बहुत ही मुश्किलों में डाल सकता है, इसलिए किसी से प्यार करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। एक ऐसा साथी जो आपसे बात करे, दूसरे को प्यार करे और तीसरे को याद करे, ऐसे धोखेबाज साथी से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, ना साबुन था ना सर्फ, फिर कैसे चमचमाते थे राजा रानियों के कपड़े? 130 साल पहले भारतीय बाजार में साबुन उतारने का श्रेय इंग्लैंड की लीवर ब्रदर्स को जाता है। भारत में कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और सर्फ का इस्तेमाल अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि वे ही 19वीं सदी में साबुन भारत लेकर आए थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उससे पहले भी भारतीय राजा रानियों के कपड़े कैसे चमचमाते थे? उस समय भी कपड़े धोए जाते थे, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। इस तरीके से कपड़े ना सिर्फ चमचमाते थे बल्कि स्किन पर भी कोई खास असर नहीं डालते थे। भारत वनस्पति और खनिज में हमेशा संपन्न रहा है। उस वक्त कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का प्रयोग किया जाता था। राजाओं के महलों में रीठा के बहुत सारे पेड़ लगाए जाते थे। महंगे रेशमी कपड़ों को कीटाणु मुक्त और साफ रखने के लिए रीठा आज भी सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह किया जाता था। इसके छिलकों से झाग निकलता है, जिससे कपड़ों की सफाई होती थी, वो साफ भी हो जाते थे और उन पर अच्छी खासी चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता है। पहले कपड़े 2 तरह से धोए जाते थे। बड़े बड़े बर्तनों में गर्म पानी को उबाला जाता था, फिर उन्हें पत्थरों पर पीटा जाता था। भारत में आज भी धोबी घाटों में यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्ते कपड़ों को धोने का तरीका था। महंगे कपड़ों को रीठे से साफ किया जाता था। भारत के मशहूर धोबी घाट आज भी कपड़े धोने के लिए देसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 8, रुई की तरह दिखने वाली कॉटन कैंडी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। कोई इसे गुड़िया के बाल के नाम से तो कोई बुढ़िया के बाल कहता है। स्वाद लाजवाब और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली कॉटन कैंडी बच्चों से लेकर बड़ों तक को विशेष रूप से पसंद होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी की शुरुआत एक डेंटिस्ट ने की थी? दोस्तों, अमेरिका में विलियम जेम्स मॉरिसन नाम के दांतों के एक डॉक्टर थे। वे हमेशा नई और अनोखी चीजें बनाने में लगे रहते थे। साल 1897 की बात है। जेम्स मॉरिसन ने हलवाई जॉन सी वाटन के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई जो गर्म चीनी को घुमाते हुए कॉटन कैंडी बनाती थी। उस जमाने में ये अपने आप में एक अनूठा आविष्कार था। जल्द ही ये मशीन लोगों के बीच फेमस हो गई। अमेरिका में लोगों ने इसे फेरी फ्लोस का नाम दिया। शुरू में ये व्हाइट कलर की होती थी और स्वाद में कुछ खास नहीं होती थी। 1921 में डेंटिस्ट लॉस्कॉक्स ने एक और मशीन बनाई, जिससे बनने वाले रुई जैसी दिखने वाली चीज को उन्होंने कॉटन कैंडी नाम दी। उसके बाद कॉटन कैंडी मशीन भी काफी डेवलप हुई और कैंडीज में भी काफी सारे फ्लेवर्स आने लगे। फैक्ट नंबर 7, मशरूम प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों की वजह से सुपर फूड की श्रेणी में इसे रखा जाता है। मशरूम बरसात के दिनों में कहीं भी सड़ी गली नमी वाली जगहों पर उग जाते हैं। मगर ये भी सच है कि सभी तरह के मशरूम खाए नहीं जा सकते, क्योंकि कई मशरूम जहरीले भी होते हैं जो आपको फायदे की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे ही एक मशरूम की प्रजाति है जिसे खाना तो दूर, इसे छूने मात्र से आप बीमार हो जाएंगे। लाल रंग का ये जहरीला मशरूम जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस जहरीले मशरूम की वजह से कई लोगों की अनजाने में ही मौत हो गई। इन लोगों ने इसे नॉर्मल मशरूम समझकर चाय में मिलाकर पी लिया और इसके पीने के तुरंत बाद इनकी मौत हो गई। ये मशरूम इतना जहरीला होता है कि इसे खाने से शरीर के सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। दुनिया में ये इकलौता ऐसा मशरूम है जिसका जहर स्किन के जरिए एब्जॉर्ब होता है। दोस्तों, इस जहरीले मशरूम का नाम है पोडोस्ट्रोमा कोर्नुडामा, जिसका पता 1895 में लगाया गया था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, विश्व में कुछ ऐसी अजीब कंपटीशन होते हैं जिन्हें खेलने का अपना ही मजा होता है। आज हम ऐसी ही प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है।
दोस्तों इस कंपटीशन का नाम है एक्सट्रीम आयरनिंग। ये प्रतियोगिता सबसे पहले 1977 में ग्रेट ब्रिटेन के लिचेस्टर में शुरू हुई थी। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी को ना सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग आनी जरूरी है, साथ में कपड़ों को प्रेस करना भी आना चाहिए। इस प्रतियोगिता के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन वाली जगहों पर जाकर आपको कपड़े पर प्रेस करनी होती है। लोग इस एडवेंचर के बहुत शौकीन हैं और हजारों की संख्या में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इस कंपटीशन में कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, जैसे एवरेस्ट के बेस कैंप के ऊपर समुद्र तल से 5440 मीटर की ऊंचाई पर 2011 में पानी के भीतर आयरनिंग की गई थी। पानी के अंदर प्रेस को गर्म करना और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों तोते हमेशा शाकाहारी होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के ठंडे इलाकों में तोतों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए भेड़ों पर हमला करती है। यह प्रजाति मांस की भूखी होती है। आपने काकापो तोते का नाम तो सुना ही होगा। ये तोता उसी का चचेरा भाई है। इस मांसाहारी तोते का नाम है किया। किया बहुत ही चालाक तोता है जो मांस का भूखा होता है। अपने रंगीन पंखों के साथ बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये तोता दुनिया में बेहद खतरनाक पक्षियों में से एक है। यह अपनी बुद्धिमत्ता और चंचलता के लिए जाना जाता है। इसकी हरकतें बंदरों की तरह होती है। इसे भेड़ों का मांस खाने का बहुत शौक होता है। इसे देखकर आप जरूर कहेंगे कि एक ही टाइम में कोई बर्ड बेहद खूबसूरत और खतरनाक कैसे हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पिंक कलर को हमेशा फीमेल्स के साथ रिलेट किया जाता है। पिंक कलर फेमिनिज्म की पहचान बन गई है, लेकिन पिंक फॉर गर्ल्स ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इससे पहले पिंक, ब्लू सभी कलर्स मेल और फीमेल दोनों ही पहना करते थे। वास्तव में 1930s से पहले गुलाबी कलर को एक मर्दाना रंग माना जाता था। पुराने कैटलॉग्स और बुक्स में छोटे लड़कों के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल हुआ करता था, क्योंकि ये रंग मातृत्व के लाल रंग से रिलेट करता है, जो कि एक उत्साही, भावुक और अधिक सक्रिय कलर माना जाता है। यही वो कलर था जो लड़कों से जुड़ाव रखता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गुलाबी एक परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग रंग होने के कारण लड़कों के लिए ज्यादा बेस्ट माना जाता था और लड़कियों के लिए ब्लू। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अपनी उंगलियों पर लगे एक पेपर कट के बारे में सोचिए। एक पेपर कट हमेशा अन्य घावों से ज्यादा दुखदाई क्यों होता है? एक पेपर कट तब होता है जब एक कागज का टुकड़ा या दूसरी पतली चीज जैसे ब्लेड, पतंग का मांझा आदि अचानक से हमारे उंगलियों पर तेज कट लगा देते हैं। पेपर से कट इसलिए लगता है क्योंकि पेपर में कागज के अलावा कई हार्ड मटेरियल्स का भी यूज किया जाता है। पेपर कट अधिक दर्दनाक होते हैं, भले ही उनसे खून कम निकले। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये कट्स हमेशा शरीर के अन्य दर्द से ज्यादा दर्द देते हैं। दरअसल दोस्तों उंगलियों में हमारे शरीर के मुकाबले बहुत ज्यादा दर्द संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं और ये एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण हम उंगलियों से अनेक संवेदनाओं का पता लगा पाते हैं। जब इन न्यूरल फिलामेंट्स पर ज्यादा तेज चोट लगती तो ये डैमेज हो जाते हैं और संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पूरी तरह नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन पेपर कट में इन्हीं फिलामेंट्स के सिरे पर घर्षण होता है और यह स्थान खुला रह जाता है, जिसके कारण ये इन सिग्नल्स को ज्यादा तेज गति से दिमाग तक पहुंचाते हैं और उसी कारण से हमें पेपर कट में ज्यादा दर्द का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों रोमन्स ने इंसानी सभ्यता के विकास में काफी योगदान दिया है। सड़कें, सीमेंट, ब्रिजेस, डाक सेवा और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन रोमनवासी अपने दांतों को सफेद करने के लिए इंसान और पशु दोनों के यूरिन को एज अ माउथ वॉश यूज किया करते थे? जी हाँ, आपने सही सुना है, यूरिन और माउथ वॉश। क्या ये सच में काम करता है? यूरिन में अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है जो एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करने में सक्षम होता है। वैसे भी अमोनिया कांच, चीनी मिट्टी के बर्तनों और स्टेनलेस स्टील को साफ करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट माना जाता है। रोमन्स यूरिन से कपड़े भी धोया करते थे और इनकी बदबू के चलते इन्हें टैक्स भी देना पड़ता था और इसी के चलते इनकी दुनिया भर में बेइज्जती भी होती थी। फैक्ट नंबर 1, रॉयल फैमिलीज में विचित्र परंपरा जो आपको चौंका देगी। शाही परंपरा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शाही परिवारों के जीवन को देखकर हर कोई आहें भरता है कि काश वो भी रॉयल फैमिली का हिस्सा होता। मगर दोस्तों रॉयल फैमिलीज का जीवन जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं। वैसे आज के समय में काफी बदलाव आ चुका है और कई फैमिलीज ने पुराने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया है। मगर मध्ययुगीन काल में चाइल्ड बर्थ रॉयल फैमिलीज की महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा काम हुआ करता था। इस समय होने वाले दर्द के अलावा उन्हें कई प्रोटोकॉल्स का सामना करना पड़ता था जो आज काफी शर्मनाक माने जाते हैं। पहले के जमाने में शाही सदस्यों के जीवन में शाही जन्म केवल एक विशेष घटना ही नहीं होती थी, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी होता था। एक उत्तराधिकारी के जन्म को राष्ट्र के भविष्य से जोड़ा जाता था और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था। वास्तव में रॉयल क्वीन भारी भीड़ के सामने
बच्चे को जन्म देती थी। कहा जाता है कि फ्रांसीसी राजकुमारी मेरी एंटोनेट ने अपनी निजी कक्ष में 200 लोगों के सामने अपने बच्चे को जन्म दिया था। शाही परिवार की महिलाएं अपने बच्चों को अस्पताल में जन्म ना देकर अपने महल में ही जन्म देती हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने भी अपने बेटे चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को बकिंगहम पैलेस में दिया था। राजकुमारी डायना ने इस प्रोटोकॉल को सबसे पहले तोड़ा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहें।